नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। भारतीय सीमा पर चीन का नया प्लान, तो वहीं भारत के खिलाफ तुर्की का मास्टर प्लान एक्टिव। तो वहीं दूसरी तरफ आग में जलकर खाक हुआ 10,000 करोड़ वाला घर, जिसका किराया ही 4 करोड़ था। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा की कड़ी चेतावनी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और कनाडा के सांसद जगमीत सिंह ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप कनाडा पर दंडात्मक शुल्क लगाने और दोनों देशों के बीच विलय और अपनी धमकियों पर अमल करते हैं तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। कनाडाई सांसद ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज है, हमारा देश शेर के लिए नहीं है, ना अभी ना कभी। मैं पूरे देश में रह रहा हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि कनाडाई लोगों को अपने देश पर गर्व है। हम इसकी हिफाजत के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी के पूर्व सहयोगी जगमीत सिंह ने कहा कि कनाडा धमकियों के सामने पीछे नहीं हटेगा और जवाबी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वह हमसे लड़ाई कर सकते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी तर्क दिया है कि दोनों देशों के अमेरिका में कनाडा के मिलने से टैरिफ और टैक्स कम हो सकता है। हालांकि कनाडा के टॉप अधिकारियों ने इस बात को खारिज कर दिया। पिछले हफ्ते जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के विचार को खारिज कर दिया है। उन्होंने कनाडा के अमेरिका का 51वां राज्य बनने के बारे में ट्रंप के बयानों को अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए हाई टैरिफ की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान से ध्यान भटकाने वाला बताया। अमेरिका कनाडा तनाव के बीच सांसद जगमीत सिंह ने साफ किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हम पर टैरिफ लगाते हैं तो हमें भी उसी तरह के जवाबी टैरिफ लगाने चाहिए। कनाडा का इतिहास रहा है कि वह अमेरिकी व्यापार उपायों का जवाब अपने खुद के जवाबी उपायों से देता रहा है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान ओटावा ने कनाडाई स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ के जवाब में बोरबॉन, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल और ताश जैसे अमेरिकी प्रोडक्शन पर टैरिफ लगाया था। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग से अब तक 12 लाख करोड़ रुपए की नुकसान की खबर है। इस आग में किसी का पूरा घर जल गया तो कहीं लाइन में खड़ी हजारों कारें एक साथ आग के हवाले हो गई। अमेरिका के इस आग को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपदा घोषित कर दिया है। यह भीषण आग हॉलीवुड के आसपास के इलाकों में लगी है, जहां अमेरिका के दुनिया के शीर्ष अमीरों में से एक लोग रहते हैं। यही कारण है कि आग से नुकसान का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। इस बीच टैंक कंपनी ल्यूमिनियर टेक्नोलॉजी से सीईओ ऑस्टिन रसेल का घर भी इस आग में स्वाहा होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इस आग की शानो शौकत की तस्वीरें और अब स्वाहा हुए परिसर के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऑस्टिन रसेल के 18 बेडरूम वाले इस बंगले की कीमत $125 मिलियन यानी 10,770 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब यह बंगला राख के ढेर में तब्दील हो गया है। कभी इस बंगले में शानदार गार्डन थे और बेहद सुंदर ड्राइंग रूम थे। अब यहाँ का पूरा फर्नीचर राख का ढेर है। यहाँ तक कि भीषण आग के चलते इमारत का ज्यादातर हिस्सा भरभरा कर ढहा गया। इस बंगले की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका किराया फिलहाल 4 करोड़ रुपए प्रति माह से अधिक था। 2023 में इस बंगले की चर्चा खूब हुई थी, जब 3.74 करोड़ रुपए प्रति माह किराए की बात सामने आई थी। इस बंगले का किचन भी दुनिया भर में चर्चित हुआ था, जिसका डिजाइन बेहद शानदार था। इसके अलावा बंगले के अंदर ही एक थिएटर भी है, वहीं एक वातानुकूलित तहखाना भी यहाँ पर है। इस बंगले का मास्टर बेडरूम और 2 पैनिंग रूम पूरी तरह तबाह हो गए हैं। यही नहीं, रूफटॉप डेक, स्पा और कार गैलरी आदि अब जलकर राख हो चुके हैं। यही नहीं, लॉस एंजलिस का इस आग को लेकर अमेरिका में रणनीति भी तेज हो गई है।
फायर डिपार्टमेंट के चीफ क्रिस्टिन क्रॉली ने कहा कि सिटी के नेताओं ने हमारे विभाग की बजट में ही कटौती कर दी है। यही कारण है कि इतनी भीषण आग से निपटने के लिए हमारे पास उपकरणों तक की कमी रही। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग के कर्मचारियों को वह चीजें भी नहीं मिल पा रही है जो फायर ब्रिगेड में नौकरी के लिए जरूरी है। वहीं शहर के मेयर केरन बास का कहना है कि बजट में यह कटौती कठिन आर्थिक हालात के दौर में की गई है। इसकी वजह कुछ और नहीं थी। कहा जा रहा है कि शहर के प्रशासन ने फायर डिपार्टमेंट के बजट में $17 मिलियन की कटौती की थी और इसका असर रहा कि भीषण आग से निपटने के लिए विभाग के पास जरूरी सेवाओं की भी कमी दिखाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन की महत्वाकांक्षाएं तुर्की के इस्लामिक दुनिया के नेता बनने की इच्छा है। इस दिशा में उनका ध्यान बांग्लादेश पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलाव के कारण एर्दोगन को वहां अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर दिख रहा है। तुर्की अब बांग्लादेश में भारत की घटती भूमिका का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय ताकतों के बीच नया समीकरण उभर सकता है। हाल के वर्षों में तुर्की ने बांग्लादेश में अपने उपस्थिति को तेजी से बढ़ाया है। तुर्की ने व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। तुर्की के व्यापार मंत्री आमोर बोलात के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने 9 जनवरी 2025 को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस मुलाकात ने यह स्पष्ट किया कि तुर्की बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए तैयार है, खासकर जब तक भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कमजोर हो गए हैं। चर्चा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने तुर्की से बांग्लादेश में निवेश करने का अनुरोध किया और तुर्की से उनके देश के युवा कार्यबल का उपयोग करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने तुर्की से बांग्लादेश के रक्षा उद्योग को विकसित करने में मदद की मांग की, जिससे क्षेत्र में नई शक्ति संतुलन उभर सकता है। बांग्लादेश वार्ता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं थी। मोहम्मद यूनुस ने खुलकर कहा, आप प्रौद्योगिकी के नेता हैं, आप यहां रक्षा उद्योग स्थापित कर सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। यह बयान बांग्लादेश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की और उनकी इच्छा को दर्शाता है और तुर्की इस परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तुर्की के व्यापार मंत्री आमोर बोलात ने इस सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया और कहा कि दोनों देश कपड़ा उद्योग से परे जाकर अपने सहयोग का विस्तार कर सकते हैं। तुर्की ने पहले से ही बांग्लादेश को ड्रोन आपूर्ति की है और अब दोनों देशों के बीच 26 तुलपट लाइट टैंक हासिल करने के लिए बातचीत हो रही है। यह सहयोग तुर्की बांग्लादेश संबंधों की एक नई दिशा में ले जा रहा है, जहां तुर्की बांग्लादेश के प्रमुख रक्षा सहयोगी के रूप में उभर रहा है। तुर्की की महत्वाकांक्षा केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है। आंकड़ा अब बांग्लादेश के आयात बाजार में भारत की जगह लेने की योजना बना रहा है। आमिर बेलात ने स्पष्ट रूप से कहा, हम बांग्लादेश के आयात में भारत और अन्य बाजारों की जगह ले सकते हैं। तुर्की आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ व्यापक सहयोग स्थापित करने के इच्छुक है। वर्तमान में बांग्लादेश में लगभग 20 प्रमुख तुर्की कंपनियों विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है, जिनमें कपड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग और ऊर्जा शामिल है। तुर्की का बांग्लादेश में बढ़ता प्रभाव हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद देखा जा सकता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की नौसेनाएं 2025 के फरवरी महीने में सैन्य अभ्यास करेगी, जो 1971 के बाद से पहली बार हो रहा है। यह गठजोड़ न केवल क्षेत्रीय संबंधों में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, बल्कि भारत के लिए एक नई चुनौती भी है। तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश का यह नया गठजोड़ भारत के लिए रणनीतिक रूप से चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है। इस गठजोड़ से इन देशों के बीच सैन्य और रक्षा सहयोग और भी मजबूत हो सकता है, जो भारत के लिए गंभीर रणनीतिक चुनौती बन सकता है।
तुर्की के बांग्लादेश के साथ बढ़ते संबंध और पाकिस्तान के साथ उसके गहरे रिश्ते भारत के लिए एक नया रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। दशकों से भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत व्यापार और रक्षा सहयोग हो रहा है, लेकिन हाल के राजनीतिक बदलाव और बांग्लादेश की विदेशी साझेदारियों में विविधता लेने की रुचि के कारण भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है। तुर्की के लिए रक्षा तकनीकी और उपकरणों जैसे ड्रोन और टैंकों की आपूर्ति बांग्लादेश की सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सकती है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। भारत को इस उभरते हुए समीकरण का सावधानी पूर्वक आकलन करना होगा और अपनी क्षेत्रीय रणनीति में बदलाव करना होगा ताकि वह इस चुनौती का सामना कर सके। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर अक्सर तनाव बना रहता है। अब चीन हाई अल्टीट्यूड में तैनात अपने सैनिकों के लिए हथियार, रसद और ऑक्सीजन की टैंकों की एयर सप्लाई को बढ़ा रहा है। दरअसल चीनी सैनिक हिमालय की इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने के अभ्यस्त नहीं है। इन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा की भी बेहद कमी है। ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी होने पर चीनी सैनिकों को बार बार एयरलिफ्ट कर नजदीकी सैन्य अस्पतालों में पहुंचाया जाता था। इसी कारण चीन ने इन क्षेत्रों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विस्तार के लिए अपनी एयर सप्लाई को बढ़ा दिया है, ताकि चीनी सेना को अधिक समय तक भारतीय सीमा के नजदीक रहने में सहूलियत मिल सके। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मुखपत्र PLA डेली ने कहा, चीनी सेना ने अपने हाई अल्टीट्यूड वाली सीमा की चौकियों पर ऑपरेशनल क्षमता में सुधार के लिए 20 किलोमीटर आपूर्ति क्षेत्र स्थापित किया है। हेटन सैन्य उपजिले में समुद्र तल से 5380 मीटर की ऊंचाई पर तैनात एक सीमा रेजिमेंट के कमांडर लियू हाओ ने अखबार को बताया कि सैनिकों के स्वास्थ्य और युद्ध के लिए तत्परता में तेजी के लिए ऑक्सीजन की अधिक पहुंच महत्वपूर्ण है। होटन काराकोरम पठार पर जीजीयांग में स्थित है, जो गलवान घाटी क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है। भारत और चीन 3500 किलोमीटर की विवादित सीमा को साझा करते हैं। इस सीमा को अंग्रेज ने सीमांकित किया था, जो कि धरती पर सबसे कठोर परिस्थितियों में से एक से गुजरती है। भारत और चीन के बीच सीमा पर कई इलाके ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल से 40% से भी कम है। PLA डेली की एक रिपोर्ट में सैन्य चिकित्सक लियू वेई का हवाला देते हुए बताया कि हाई अल्टीट्यूड वाले सीमा चौकियों पर ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली सैनिकों के स्वास्थ्य और युद्ध की तत्परता में सहायता प्रदान करती है। चीन का यह प्रयास भारत के सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य उपस्थिति को बनाए रखकर भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए है। इसीलिए वह सीमा पर अपनी सप्लाई को लगातार बढ़ा रहा है। हाल ही में चीन ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास भी किया था। ऐसे में चीन की इस हरकतों के कारण सीमा पर लगातार तनाव बना रहता है। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।